यार वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पे। माय डियर, आज का वीडियो आप सभी के सामने में है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 वीडियो 34 जीएनएम सेकेंड ईयर। और मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि MSN 1 थोड़ा सा बड़ा है, आपको पता है पहले से, लेकिन फिर भी इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आएंगे आपके, यानी 35 वीडियो तक आपके जो है MSN 1 का सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। समझ गए? MSN 1 का वीडियो नंबर यह 34 है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा यानी 35 वीडियो तक। उसके बाद हम लोग MSN 1 कंप्लीट कर लेंगे। ओके, GNM सेकेंड ईयर के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा इसी के अंदर से आपके एग्ज़ाम में आएंगे। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो चलिए आज हम लोग बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई नहीं कीजिएगा सब चीज़ देखते देखते नज़दीक आ जाएगा, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ जाएगा। फिर आप कहिएगा कि मैंने नहीं पढ़ा, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा बहाना नहीं चलता है। पढ़ाई ही सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके आगे मंजिल तक पहुंचा सकता है। वरना कोर्स कर लीजिएगा, कोर्स लेके इधर उधर भटकिएगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा बगैर पढ़ाई का। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जो निकल गया निकल गया, अब नहीं निकलने वाला है बगैर पढ़ाई का। समझ गए ना? पहले कोविड भी कहिए या जो भी कहिए आया था, जिसके वजह से उसमें किसी भी तरीका के स्टूडेंट जो अपना पढ़ाई या बगैर पढ़ाई के बदौलत नंबर ले आया था, सबको उसमें जो है सिलेक्ट हो गया 60% पर, 55% पर। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपका 90% है या 50% है, कोई नहीं देखने वाला है। हाँ, किसी किसी कंडीशन में आ जाएगा कभी बहाली ऐसा जो नंबर बेसिस पर आ जाए, बट ज़्यादातर मामले में अब एग्ज़ाम ही आपके पास होंगे और नॉलेज भी आपके पास होंगे, तभी जॉब होंगे। ठीक है? नॉलेज के लिए पढ़ाई कीजिए, नहीं पढ़िएगा अपना समझिएगा, आपका काम समझेगा। मेरा काम है, देखिए जाकर मैं अभी तक जितना पढ़ा दिया हूँ, अगर उतना भी अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज होता। बट कोई नहीं, जिनको पढ़ना है सही है, नहीं पढ़ना है उनको लिए भी सही है। ठीक है ना? चलिए, ये सारा चीज़ हम इसीलिए कहते हैं ताकि आप पढ़िए। बाकी मेरा कोई इंटेंट ऐसा नहीं है कि आपको मैं डोमेलाइज करूँ, डिमोटिवेट करूँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है CVA सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट। आप लोग समझिएगा यहाँ पे, सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट कहने का मतलब है कि यह एक वाहिकीय रोग होता है। समझ गए? यह एक वाहिकीय रोग होता है, या इसी को हम लोग स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को स्ट्रोक कहिए या CVA कहिए, बात वही है। स्ट्रोक अथवा CVA यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी के मस्तिष्क में होने वाली रक्त प्रवाह में अचानक से रुकावट आने के कारण O2 की यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में। ठीक है, जिसमें मस्तिष्क के ऊतक टिश्यू नष्ट होने लगते हैं एवं मस्तिष्क से समान कार्य क्षमता प्रभावित हो जाते हैं। अब आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि जिस भी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का कमी हुआ, वहाँ का टिश्यू, वहाँ का सेल नष्ट होने लगेगा, वहाँ पे घाव होने लगेंगे, वहाँ पे आपके फंक्शन जो पहले सामान्य था वह गड़बड़ाने लगेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी हर एक पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। वह ऑक्सीजन ब्लड के सप्लाई से पूरा होता है। तो जैसे ही हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड सप्लाई किसी भी कारण से कमेगा, तो ब्लड सप्लाई कमेगा, मीन्स ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो क्या होगा, वहाँ पे बॉडी में हमारा कुछ न कुछ रिएक्शन होने लगेंगे। ठीक है, चाहे वो घाव के रूप में हो, चाहे वो सूजन के रूप में हो, चाहे वो जिस भी चीज़ के रूप में हो, आपको दिखाई देने लगेंगे। चाहे वो बॉडी काम करना बंद कर दे, कुछ न कुछ होने लगेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से CVA भी एक आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें आपके ब्रेन में क्या होता है, स्ट्रोक कहिए या CVA कहिए, यह मस्तिष्क का एक रोग होता है, जिसमें मस्तिष्क में जो ब्लड का नली है, जो रक्त का नली है, जो मस्तिष्क में रक्त को पहुंचाता है। ठीक है, तो मस्तिष्क में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है उसमें रुकावट आ जाता है, यानी उसमें जो है अवरुद्ध हो जाता है, ब्लड मस्तिष्क में नहीं जा पाता है किसी भी कारण से। अब जैसे ही ब्लड की प्रवाह कम हो जाएगी या रुक जाएगी आपके ब्रेन में, तो क्या होगा, क्योंकि ब्लड के साथ में ही ऑक्सीजन जाता है, तो ब्लड जैसे ही रुका या कम हुआ, मीन्स आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का भी संचार रुकावट हो जाएगा, कम हो जाएगा प्रवाह। ठीक है, अब जैसे ही आपके ऑक्सीजन कम होगा ब्रेन में,
आपके ब्रेन का जो टिश्यू है, जो सेल है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे ब्रेन का, हमारे बॉडी का एक एक हिस्सा, चाहे वो कोई भी अंग हो, सब में टिश्यू सेल भरा हुआ है। उसी के द्वारा तो ही बॉडी का निर्माण होता है। तो जैसे ही आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का कमी होगा, वहाँ का ऊतक नष्ट होने लगेगा। नष्ट होने लगेगा मीन्स आपका जो ब्रेन का फंक्शन है वह प्रभावित होगा। उससे जो है आपके ब्रेन में सोचन शक्ति कमज़ोर होने लगेगा। यहाँ तक कि ब्रेन में जो है उसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। तो यही आपका सेरिब्रो एक्सपाइन वास्कुलर एक्सीडेंट होता है, जिसमें ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन प्रवाह कम हो जाता है या रुक जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क का ऊतक नष्ट होने लगता है, जिससे मस्तिष्क का समान कार्य क्षमता प्रभावित हो जाते हैं। यही हमारा सीवीए होता है, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। अब ऐसा होने का कारण क्या होता है, कॉजेज? तो माय डियर, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके जीवन से जुड़े हुए, आपके समस्याओं से जुड़े हुए बहुतों कारण हो सकते हैं। कारण में सीवियर हाइपरटेंशन यानी गंभीर रक्तचाप, अचानक से रक्तचाप आपके बढ़ जाएंगे तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। रक्त वाहिनियों में थक्कावाना, जिसे थ्रोम्बो इम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है, थ्रोम्बो इम्बोलिज्म कहते हैं, जो आपके रक्त वाहिनियों में कोई ना कोई चीज़ का रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ब्रेन में जो जाने वाला नली है, रक्त वाहिका है, अगर इसमें किसी प्रकार के रक्त का थक्का बन गया है तो क्या होगा, यह रक्त के आगे जाने में रुकावट पैदा करेगा और ब्रेन को रक्त में कमी मिलेगा, ठीक है। मस्तिष्क में गांठ होना, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर होना भी एक प्रॉब्लम समस्या हो सकता है। इससे मस्तिष्क में चोट लगना मतलब हेड इंजरी, यह भी एक समस्या बनता है आपके सीवीए का। इंट्राक्रेनियल हेमरेज मतलब आपके क्रेनियल के अंदर रक्तस्राव होना, यह भी एक आपका कारण बनता है, ठीक है। सेरेब्रल आर्टरी में ऐंठन होना, जो आपका सेरिब्रल है उसके आर्टरी धमनी में ऐंठन होना, ठीक है। ऐंठन मतलब मुड़ जाना, जिसके रक्त प्रवाह आगे नहीं जा पाएगा। हार्मोनल गर्भ निरोधक का उपयोग, कुछ कंडीशन में दवाइयाँ हार्मोनल गर्भ निरोधक भी इसका समस्या उत्पन्न करता है। साथ में मोटापा, क्योंकि हम जानते हैं मोटापा बढ़ने से आपके हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड का नली होता है उसे ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करता है तो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, जिससे व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। उसी प्रकार से सीवीए भी जो है आपके ब्रेन के जो नली है खून का, उसको मोटापा बढ़ने से फैट बढ़ता है, और वह फैट ब्लड के नली में जाकर जम जाता है, समझ गए। तो उसी प्रकार से होता है मधुमेह, चीनी वाला रोग में तो ये सब आम बात है। शराब का सेवन भी अगर करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें आपके हो सकते हैं। धूम्रपान ज़्यादा करना, चूँकि ये सब जहरीले पदार्थ होते हैं, ये सब से हल्का कुछ कुछ निकल निकल के आपके ब्लड के नली में जाकर जमा होते रहता है। अधिक तेलीय भोजन, जिसे फैटी फूड कहते हैं, तो इन सब का भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और यह सब जो है आपके सीवीए उत्पन्न कर सकता है, मीन्स ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई कम कर सकता है, समझ गए ना। तो इन सब कारणों से बच के रहें, ठीक है। लक्षण की बात करेगा माय डियर, तो इसके होने से लक्षण क्या होगा, आप समझिए कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह अगर कम हो जाए तो उससे क्या लक्षण होंगे। सबसे पहला लक्षण तो यही होगा कि पैरालिसिस, लकवा मार सकता है। अब ये लकवा ऐसा नहीं है कि ब्रेन में ही जो है, ब्रेन में ही जो है लकवा लगेगा, ठीक है ना, कहीं भी पैरालिसिस हो सकता है। हाथ पैर, चूँकि सबका कनेक्टिविटी तो ब्रेन से ही है, तो जैसे ही ब्रेन का कार्य क्षमता गड़बड़ाएगा तो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को प्रभावित कर सकता है। तो लकवा मारना, ठीक है, लकवा होना। आगे है बोलने में कठिनाई, डिस्फेजिया। बोलने में कठिनाई का मतलब है कि आप सही से बोल नहीं पाइएगा, लड़पड़ा के बोलिएगा, चलिएगा, ठीक है ना। पलकों का गिरना, पिटोसिस, पलक जो है आपके मुरझाए सा गिरा गिरा रहेगा। सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, ठीक है। यादाश्त कमज़ोर या समाप्त हो जाएगा। लड़खड़ा के चलने में भी समस्या आएगा, क्योंकि जो कंट्रोल होगा हाथ पैर ये सब से वह ख़त्म होगा, क्योंकि आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, समझ गए। एक वस्तु का दोहरा दिखाई देना, मतलब एक ही वस्तु जो है दो बार दिखाई देगा, समझ गए ना, जिसे डिप्लोपिया, डबल विजन कहते हैं। संवेदनहीनता, नंबनेस, यानी आपके कहीं भी प्रभावित अंग पर चींटी काटने से, समझ गए ना, नाखून चुभोने से, कुछ भी चीज़ चुभोने पर कोई सेंसेशन नहीं होना, कोई संवेदन नहीं होना, वही संवेदनशील होता है, नंबनेस होता है, ठीक है। देखने में कठिनाई होना, विजुअल डिफेक्ट, देखने में समस्या आएगा।
कमजोरी होगा, चेतना स्तर कॉन्शियस लेवल आपका जो है बाधित हो जाएगा और चलने फिरने में असमर्थ। तो ये सारे के सारे आपके बॉडी पार्ट, चाहे आँख हो, मुंह हो, चलना हो, कमजोरी हो, ये सारे चीज़ प्रभावित होंगे आपके ब्रेन प्रभावित होने से। जाहिर सी बात है, जब ब्रेन ही प्रभावित होगा तो आपके शरीर का चलना बोलना खाना पीना, समझ गए, सब चीज़ प्रभावित होगा, क्योंकि उस पर से कंट्रोल ही कमने लगेगा। तो ये सारा चीज़ जो है आपके हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे निदान की बात किया जाएगा कि इसमें क्या क्या टेस्ट डायग्नोसिस होगा। तो सबसे पहले किसी भी बीमारी के लिए हमको पता है कि हिस्ट्री टेकिंग, इतिहास लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक जांच करवाना, ब्लड का जांच करवाना, ये तो आम चीज़ें हैं। ठीक है, किसी में लिख दीजिएगा, निदान में सही हो जाएगा। आँखों की जांच, चूँकि इसमें आँख ज़्यादा प्रभावित होता है तो आँखों की जांच की जाएगी। सीएसएफ की जांच की जाएगी, जो सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, खून की जांच की जाएगी। एंजियोग्राफी की जाएगी। एंजियोग्राफी किस लिए? क्योंकि यह रक्त के नली को देखता है कि रक्त के नली में कोई चीज़ जमा है या नहीं। अगर जमा होता है तो उसे क्लियर भी करता है, तो ये एंजियोग्राफी होता है। सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी, जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम कहते हैं, ईईजी या बेसिकली ब्रेन के लिए ही आता है। एमआरआई और सीटी स्कैन भी संभव है। तो ये चीज़ें आपको हो गया निदान में। ठीक है, अब मान गए कोई मरीज है, वह इससे ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है, वो सोच रहा है कि ये ऐसे ही कुछ है, प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा नॉर्मल दवाई ववाई खाकर। तो मैं बता दूं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, जटिलता और ज़्यादा भयानक हो जाएगा, तो आपके जीवन के लिए और गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर शुरू में यह लकवा थोड़ा सा है तो वही लकवा धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी पार्ट को या किसी एक भाग को शून्यता कर सकता है, तो ये लकवा हो जाएगा। अंधापन इस भी इसका रीजन बन सकता है। व्यक्तित्व परिवर्तन, आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा। लंबी बेहोशी, जिसे कोमा में कहते हैं जाना, तो लंबी बेहोशी भी आ जाएगा और मृत्यु भी इसका कारण बन सकता है। तो ये सारा के सारा सीबीए का जटिलता है, बता दिए। रही बात मेडिकल मैनेजमेंट की, तो माय डियर, मेडिकल मैनेजमेंट इसमें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एंटीबायोटिक देते हैं संक्रमण से बचाने के लिए। कोई भी बीमारी है उसमें संक्रमण होना लाजमी सी जो चांसेज होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक में एमोक्सिसिलिन और सेफ्टिजिम, ठीक है, सेफ्टिजिम देते हैं। एंटीकोगुलेंट, जो आपके ब्लड के थक्का बनने को खोलता है, पतला करता है ब्लड को, जिससे ब्लड जो है आपके आगे की तरफ जाना आसान हो जाता है। जैसे एंटीकोगुलेंट, हिपेरिन, वारफेरिन, ये दवाइयाँ ब्लड को पतला करता है, जिससे ब्लड नली में थोड़ा भी जगह मिलने पर आसानी से ब्लड प्रवाह हो जाता है। ठीक है, ऑस्मेटिक डायूरेटिक, यह क्या करता है, आपके मस्तिष्क में ऑस्मेटिक जो दबाव प्रेशर होता है उसको कम करता है, जिसके लिए मेनिटोल देते हैं। ठीक है, मेनिटोल इसके लिए देते हैं। एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन एजेंट, अब ये एंटी प्लेटलेट वही थक्का कम बनाता है। जैसे ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन की जोखिम को कम करते हैं। जैसे टिक्लोपिडिन, एब्सिक्सिमैब और एस्पिरिन, ये सब जो है आपके एंटी प्लेटलेट एजेंट होता है, जो रक्त को थ्रोम्बस फॉर्मेशन, रक्त को थक्का बनने से रोकता है, जोखिम को कम करता है अगर ज़्यादा बन रहा हो थक्का तो जैसे टिक्लोबिडिन, एब्सिक्सिमैब और एस्पिरिन, ये दवाइयाँ एंटी प्लेटलेट है, जबकि ये एंटी कोगुलेंट था। ठीक है, पांचवा है वैसोडिलेटर, दवाइयाँ देते हैं जो रक्त वाहिकाओं को खोलता है, जैसे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। अब ऐसा नहीं है कि वैसोडिलेटर दवाइयाँ जो है हम कोई और चीज़ का दे देंगे, यह रक्त वाहिकाओं को क्या करता है, फैलाता है, जिससे रक्त आगे की तरफ जाना आसान होता है, जैसे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन में एटलीप्लेस और रेटिप्लेस देते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट में एटलीप्लेज और रेटिप्लेज देते हैं। अगर पेशेंट को इससे भी ठीक नहीं होता है तो फिर पेशेंट को सर्जिकल करते हैं। इसे जो है हम लोग एंडरा देख लीजिए, एंड्राडेरेक्टोमी। ठीक है, इंड आर्टरीक्टोमी देख लीजिए यहाँ पे, इंड आर्टरेक्टोमी। ओके, और एक है माइक्रोवैस्कुलर बाईपास किया जाता है। तो ये दो सर्जरी भी संभव है। तो आपको मैंने यहाँ पे अगर मान के किसी को हमने थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट में एटलीप्लेज भी दे दिए, ठीक है, वैसोडिलेटर दवाइयाँ भी दे दिए, एंटी प्लेटलेट और एंटी कोगुलेंट दवाइयाँ भी दे रहे हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर को कम करने के लिए भी देते हैं।
ठीक है। एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, दर्द का भी दवाई दे रहे हैं, सब दवाइयाँ देकर थक गए, हार गए, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लास्ट में क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा सर्जरी करते हैं, जिसमें माइक्रोवैस्कुलर बाईपास हो सकता है या फिर इंड आर्टरेक्टोमी, ठीक है, एंडारेक्टोमी करते हैं, ठीक है, एंडायरेक्टोमी करते हैं। और यही दो सर्जरी सीबीए वाला पेशेंट में संभव है, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे रही बात नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से लिखिएगा। यहाँ पे आपके दे दिए हैं कि वायु पैटर्न बनाएंगे, ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन रखें ताकि व्यक्ति श्वसन कर पाए, ठीक है। चेतना स्तर को जांचेंगे, बेड रेस्ट देंगे, शांतिपूर्ण रखेंगे, इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करेंगे, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देंगे, प्रत्येक 2 घंटे में पोजीशन बदलेंगे, पैसिव एक्सरसाइज करवाएंगे, सुपाइन पोजीशन में हेड को 30 डिग्री पर रखेंगे, चिकित्सक के अनुसार सभी दवाइयाँ देंगे। तो ये सीबीए का मैंने यहाँ पे सारा चीज़ कंप्लीट बता दिया, ठीक है। आगे हम चलते हैं यहाँ पे अब आगे के प्रश्न की तरफ। अब ऊपर जो सीबीए आप लोग हिंदी में देखे हैं, तो यहीं पे मैंने इसका इंग्लिश दे दिया है ठीक उसी के नीचे। तो आप इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में तैयारी कीजिए, हिंदी वाला ऊपर हिंदी पढ़िएगा। और इसी प्रकार से जीएनएम सेकेंड ईयर का सभी नोट्स जो है इसी तरीके से आपको nursingyan.com वेबसाइट पर, जीएनएम सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट वाइज में आपको सब्जेक्टिव वाले में टोटल नोट्स मिलेंगे। वहीं पे नोट्स डलाना शुरू हो चुका है और आपके 1-1.5 महीना में कंप्लीट नोट्स वहीं पे डला जाएंगे। फिलहाल जो जो डल चुका है उसको आप जाके वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। nursingyan.com गूगल में सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाएगा। आप उसमें जाके जो भी जीएनएम के है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उस सेकेंड ईयर में जाइए, तीर पर क्लिक कीजिए, फिर उस पर आएगा आपके सामने सारे सब्जेक्ट में जो भी पढ़ना है उसके सामने जाइए। मतलब मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि नोट्स कहाँ पे कैसे मिलेगा, कैसे पढ़ना है टोटल। अब मैं इसलिए पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ जब देता हूँ तो 120-25 पेज का हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी का ही रहता है। और उसमें बहुत लोग इंग्लिश वाले कहते हैं कि सर इंग्लिश अलग से दीजिए, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए मैं अब ये कर रहा हूँ कि डायरेक्ट पीडीएफ न देकर डायरेक्ट आपके इसी प्रकार से टोटल नोट्स जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहाँ पे है। आराम से जाके जब भी मन हो तब भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी मन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी आपको बता दिया जाएगा जब आपका ये सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है SLE कहने का मतलब है सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिचियोटोसस, ठीक है, एरिथेमेटोसस, ठीक है, एरिथेमेटोटस, ठीक है, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ठीक है, एरिथेमेटोसस याद रखिएगा, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ठीक है, याद रखिएगा, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ठीक है। इसके कारण टोटल चीज़ देखना है। पहले चलिए SLE देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटस के बारे में बताइए। सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस क्या होता है? SLE माय डियर, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस जो होता है यह एक क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला एक बीमारी है, ठीक है। ऑटोइम्यून रोग है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑटोइम्यून का मतलब क्या होता है। तो ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा है ना, जो आपके संक्रमण या अन्य बीमारियों से लड़ता है, आपको ज़्यादा गंभीर बीमारी होने से बचाता है, तो वह जो आपके शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह बाहरी पदार्थ, बाहरी संक्रमणों से न लड़ के आपके बॉडी के ही कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है, क्षतिग्रस्त करने लगता है, तो उसे हम ऑटोइम्यून रोग कहते हैं, ठीक है। तो वही एक प्रकार का आपका यह सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस जो है यह एक क्रॉनिक बीमारी है, लंबे समय तक चलने वाला, और यह एक ऑटोइम्यून रोग है, ठीक है, स्व प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला रोग है जो शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। अब ये जो SLE होता है, ये वाला SLE, यह 1-2 अंगों को प्रभावित नहीं करता है, यह किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है इस शरीर के किसी भी हिस्से में, ठीक है। ल्यूपस तब होता है, मतलब ये जो ल्यूपस है तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम जो आमतौर पे आपके शरीर को संक्रमण या बीमारियों से बचाने में मदद करती है,
यह इम्यून सिस्टम अपने ही ऊतकों यानी अपने ही बॉडी के ऊतकों पर हमला करना, अटैक करना शुरू कर देता है। तो मैंने क्या बताया, वही चीज़ बताया कि ल्यूपस तब होता है जब आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वह आपके बाहरी पदार्थ, बाहरी संक्रमणों, बीमारियों से न लड़कर वह आपके बॉडी में ही आपके टिश्यू, ऊतकों पर, शरीर के अंगों पर हमला करने लगता है। ठीक है, और यह हमला जो है आपके सूजन का कारण बनता है और आपके अन्य कुछ मामलों में यह ऊतक को पूर्ण क्षतिग्रस्त भी कर देता है, या फिर यह व्यापक खतरनाक भी जो है आपको बना सकता है किसी बॉडी पार्ट को हमला करके। समझ गए? त्वचा, जोड़ों, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, परिसंचरी, रक्त कोशिका और मस्तिष्क को यह प्रभावित करती है। तो यही आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपका शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली अपने बॉडी में ही ऊतकों के प्रति जो है रिएक्शन दिखाने लगता है और आपके ऊतकों को क्षतिग्रस्त मारने लगता है। और फिर बॉडी के जिस भी ऊतक को क्षतिग्रस्त करता है, मारता है, तो मतलब क्या हुआ कि उस अंग को क्षतिग्रस्त कर रहा है। जिस भी अंग के ऊतक को मारेगा, जैसे लीवर पर अटैक करेगा, तो लीवर पर अटैक करने का मतलब क्या है कि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम जो अन्य संक्रमणों, अन्य बीमारियों से लड़ता, बाहरी चीज़ों से, वह आपके बॉडी में ही आपके अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, अंगों के नुकसान पहुंचाने का मतलब है अगर लीवर पर अटैक कर रहा है आपका ऑटो इम्यून, तो वह लीवर के ही कोशिकाओं को, ऊतकों को नष्ट करने लगेगा, जिससे लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर लीवर को गड़बड़ भी कर सकता है लंबे समय तक। तो यही आपका एसएलई, सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटोसस होता है। ठीक है, जो आपके बॉडी में त्वचा, जोड़ों, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, सर्कुलेटरी सिस्टम, किसी भी चीज़ को, मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। समझ गए? तो यही आपका एसएलई होता है। एसएलई कोई एक बीमारी को नहीं कहते हैं, यह एक बीमारी को उत्पन्न करने वाला ऑटो इम्यून डिजीज होता है। समझ गए? यह एक दीर्घकालीन सिस्टमेटिक पर्दा है, अभी बता है, जिसके कारण शरीर के कई अंग तथा तंत्र प्रभावित होते हैं और तथा काम करना भी बंद कर देते हैं। उसी चीज़ को एक लाइन में बता दिए। यह एक गंभीर रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर ये रोग होता है किसी को एसएलई, तो इसका समझ लीजिए कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, कोई भी बीमारी हो जिसका इलाज नहीं हो, तो उसके लक्षणों को जो है कम करके आप उसको जो है लंबे समय तक व्यक्ति को बचा सकते हैं। ये बात जरूर है। ठीक है, तो यही जो है आपका हो गया एसएलई। कारण की बात किया जाए कि यह रोग क्यों होता है, क्या कारण होता है, तो सबसे पहला ऐसे ऐसे रोग होने का कारण होता है अनुवांशिक कारण। अनुवांशिक कारण कहा जाए तो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी चलते आ रहा होता है वो होता है अनुवांशिक कारण। दूसरा होता है शारीरिक और भावनात्मक तनाव, भी इसका कारण बनता है। प्रेगनेंसी में भी यह रोग पकड़ सकता है। पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रे होता है, पराबैंगनी किरणें भी इसका कारण बन सकता है। कुछ दवाइयाँ जैसे आइसोनिजाइड, हाइड्रालिजाइड, मिथाइल डोपा, ठीक है, तो ये सब दवाइयाँ हैं जो आपके बॉडी में आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, एंटीजन व एंटीबॉडी क्रिया अनियंत्रित हो, आपके बॉडी में एंटीजन व एंटीबॉडी जो बनता है वह काम में अनियंत्रित रूप से जो है अपना काम करने लगेगा, तो यह भी कारण होता है। स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिजीज है, वह भी आपका प्रॉब्लम करेगा। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में, आप जाके देखिएगा। संक्रामक, स्ट्रेप्टोकोकल या फिर वायरल संक्रमण, हार्मोनल गर्भ निरोधक उपयोग करना, तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण आपके बॉडी में ये चीज़ें उत्पन्न हो सकता है। सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथमेटोसस, तो कारण वही है अनुवांशिक कारक, शारीरिक भावनात्मक तनाव, गर्भावस्था, पराबैंगनी किरणें, कुछ औषधियाँ जैसे आइसोनिजाइड, हाइड्रालिजाइड, मिथाइल डोपा, ये सब का उपयोग, एंटीबॉडी एवं एंटीजन क्रिया अनियंत्रित होना, ठीक है, ऑटो इम्यून रोग होना, संक्रमण जैसे स्ट्रेप्टोकोकल या वायरल संक्रमण, गर्भ निरोधक का उपयोग भी खतरनाक होता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कारण देख लिए। लक्षण की बात किया जाएगा तो ये चीज़ हो गया। लक्षण की बात किया जाएगा माय डियर, तो लक्षण में कुछ भी लक्षण आपके हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक बीमारी का स्पेशलाइज होता नहीं है कि इसमें बीमारी हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे है आपके सामने में है। अब ये जो बीमारी है ऑटो इम्यून डिजीज, कोई एक रोग को, एक अंग के रोग या कोई एक अंग बीमारी के बारे में तो है नहीं, तो इसमें जो भी चीज़ लिख दीजिएगा वो सारा चीज़ हो जाएगा। जैसे बुखार आना, थकान आना, बेचैनी आना, वजन घटना, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते होना,
सभी जोड़ों में दर्द होना, हथेलियों पर लाल लाल आना, ठीक है, एरिथीमा ऑफ द पाम, ठीक है ना, तो एरिथीमा होना, हेपेटोमेगली लीवर बढ़ना, ठीक है, स्प्लीन मतलब प्लीहा बढ़ना, स्प्लीनेमेगली भूख कम लगना, दौरे आना, पेट दर्द होना, प्रकाश के प्रति संवेदना, फोटोसेंसिटिविटी, लसिका गांठे में सूजन होना, फूल जाना, ठीक है, अनियमित मासिक धर्म, प्रभावित क्षेत्र से बाल गिरना, जहाँ भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से बाल गिरने लगेगा। तो अनेकों प्रॉब्लम, अनेकों अंग का प्रॉब्लम यहाँ पे संभव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक अंग का ही खराबी ये चीज़ें है। एसएलई कोई भी अंग में होगा वहाँ पे नॉर्मली वहाँ प्रभावित करेगा, वहाँ से बाल गिरने लगेगा, ठीक है, वहाँ सूजन हो जाएगा, गांठ बन सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपके घाव बन सकते हैं, ठीक है ना, उसका आकार बढ़ जाएगा, लाल लाल हो जाएगा उस जगह पे। तो ये जो है आपके उत्पन्न हो सकते हैं। बाकी रही बात सहायक लक्षण में, तो बुखार, थकान, बेचैनी, वजन घटना, ठीक है ना, सभी जोड़ों में दर्द होना, भूख कम लगना, दौरे आना, एब्डोमिनल पेन, प्रकाश के प्रति जो है प्रॉब्लम आना, ठीक है ना, ये सारे चीज़ हो सकते हैं। मासिक धर्म का अनियमित होना, प्रभावित क्षेत्र से बाल गिरना, तो ये सब भी आपके संभव है, और जो मैंने बताया तो वो भी संभव है। समझ गए? तो ये हो गया आपका लक्षण। रही बात निदान की, तो आपके सामने निदान है इतिवृत्ति, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, ल्यूपस एरिथमेटोटस सेल टेस्ट, ठीक है, मतलब जहाँ भी ऐसे समस्या लग रहा है तो वहाँ से कोशिकाओं का टेस्ट किया जाता है, ठीक है, कि कोशिकाओं जो है ऑटोइम्यून का शिकार है या क्या है। तो ल्यूपस एरिथोटोमस से सेल टेस्ट किया जाता है, एएनए का टेस्ट होता है, ठीक है, एएनए का, सीबीसी टेस्ट होता है, एंटीकोगुलेंट टेस्ट होता है, ठीक है ना, एंटी कार्डियोलिपिन टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, एंटी कार्डियोलिपिन टेस्ट किया जाता है, ईसीजी टेस्ट किया जाता है, किडनी बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। तो ये सब जो है आपके टेस्ट होते हैं, समझ गए, जिसको मैंने आपको बताया। जटिलता में अगर नहीं दिखवाते हैं तो जटिलता में डिजिटल गैंग्रीन हो सकता है, प्लूरल फेफड़ा में पानी भर सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन मतलब फेफड़ा में जो प्रेशर होता है बढ़ जाएगा, पेनकार्डाइटिस हो सकता है, समझ गए ना, पेनकार्डाइटिस हो सकता है, और रीनल फेलुअर भी हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकता है, साइकोसिस यानी गंभीर मानसिक रोग भी हो सकता है। तो इसके होने से आपको किडनी, हृदय, समझ गए, फेफड़ा, समझ गए, मस्तिष्क, प्लूरल, फेफड़ा, गैंग्रीन मतलब घाव बनना, इस सारे के सारे आपके जो है आपके इससे हो सकते हैं, किससे, एसएलई से। तो ये एसएलई कोई एक बीमारी नहीं होता है, किडनी, हार्ट, फेफड़ा कहीं भी प्रभावित हो सकता है, समझ गए, जहाँ भी होगा क्षतिग्रस्त होने लगेगा वहाँ भी यह प्रभावित हो जाएगा। उपचार की बात किया जाएगा तो अर्थलेजिया को कम करने हेतु एनसेड दी जाती है, यानी जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दिए जाते हैं, ठीक है, चूँकि हम लोग देखें लक्षण में कि दर्द होता है जोड़ों में। त्वचा पर चकत्ते होते हैं, इसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाइटमिन दिया जाता है, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यून एक स्टेरॉइड वाइटमेंट होता है। यह वाइटमेंट जो है आपके चकत्ते को दूर करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें चकत्ते भी संभव है, लाल लाल चकत्ते बनते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन दिए जाते हैं, जैसे हाइड्रोकॉर्टिकोसिन, प्रेडनिसोन, बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन। तो इस प्रकार के बीमारी में आपको जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा बहुत काम करता है, ठीक है ना। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन के साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। रीनल डिजीज, गुर्दा के रोग होने पर आपको फिर आहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, जैसे लो सोडियम डाइट, लो प्रोटीन और हाई कैलोरी वाला भोजन देना, अगर किडनी पर ये हमला करता है तो, ठीक है ना। स्टेम सेल थेरेपी भी दी जाती है, तो ऐसे में स्टेम सेल थेरेपी भी दी जाती है, और भी अन्य कोई समस्या होता है लक्षण के आधार पर भी जो है इलाज किया जाता है, ठीक है। रही बात नर्सिंग प्रबंध की, तो रोगी की त्वचा की उपयुक्त साफ सफाई रखें, जहाँ पे भी रेसेज बने हैं, जहाँ पे भी जो है एरिथोमस बने हैं, वहाँ पे जो है आप उसको साफ सफाई रखें, ठीक है। रोगी को उच्च आयरन और विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ लेने की सलाह देनी चाहिए। रोगी को धूम्रपान, शराब का सेवन न करने की सलाह देनी चाहिए। रोगी को आहार में नमक, तेल, घी, वसीय पदार्थों की मात्रा कम करने के लिए कहें। रोगी को बीमारी के रिस्क फैक्टर जैसे सूर्य के प्रकाश, पराबैंगनी किरणें आदि से बचने को सलाह दें। रोगी को पर्याप्त नींद व आराम लेने के लिए प्रेरित करें। रोगी को संतुलित आहार लेने की सलाह दें, और रोगी को उपचार हेतु किसी
दुष्प्रभाव के बारे में तुरंत सूचित करें, सलाह देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब एसएलई का जो है प्रबंध है। आप चाहें एसएलई के प्रबंध में और सारे चीज़ को ऐड कर सकते हैं। एसएलई कोई एक बीमारी का नाम नहीं, इस एसएलई से कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से जो मेन ऑर्गेन होगा उसके देखभाल के लिए नर्सिंग प्रबंध लिख दीजिएगा। ठीक है ना, कि अगर वो अंग प्रभावित होगा तो क्या क्या होगा, तो सारा उसी हिसाब से लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे टोटल इंग्लिश दे दिए गए हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हो। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके पढ़िएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।